नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हमारी इस क्लास में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम कक्षा 8 के विज्ञान के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने 3 पार्ट पहले अध्याय के कर लिए थे। अभी चौथा पार्ट ये चल रहा है। अभी तक आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं दिखे तो हमारे चैनल पर जाकर वो देख लीजिए। और उसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, उर्वरकों के बारे में पढ़ेंगे। उर्वरक क्या होते हैं और खाद क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। देखिए, रसायन क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। ये जो उर्वरक होते हैं ये केमिकल से बने होते हैं। ये खाद से कैसे भिन्न है, ये खाद से भिन्न है कैसे हैं, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला तो ये कि उर्वरकों का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। इनके कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये जो हैं ये कुछ केमिकल्स यानी उर्वरक के उदाहरण हैं। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसे फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ये उर्वरकों का प्रयोग करके हम फसल में बढ़ोतरी करते हैं, फसल उत्पादन जो उसमें काफी वृद्धि होती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो कमजोर हो जाती है इनके अत्यधिक ज्यादा प्रयोग करने से। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। उर्वरकों के स्थान पर हमें जैविक खाद जो पशुओं के गोबर आदि से, जीवाश्म आदि से, अवशेष आदि से बनती है, उस खाद का हमें प्रयोग करना चाहिए। 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो भी जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहती है। कई बार क्या होता है, एक फसल बीजते हैं, उसकी कटाई वगैरह करते हैं, उसके बाद में कुछ समय के लिए फसल को, उस जमीन को खाली छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी उर्वरता शक्ति जो उससे बन जाती है, और इसीलिए ये जरूरी भी है कुछ समय के लिए बीच में खाली छोड़ना। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। अगर हम देसी खाद जो जिसे कहते हैं गोबर की खाद आदि, इसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे जो मिट्टी का गठन है, मिट्टी जो बनावट है वो भी अच्छी होती है, और इससे मिट्टी की जो जल को अवशोषित करने की जो शक्ति होती है ना, वो मजबूत हो जाती है। यानी कि वो ज्यादा जल का अवशोषण कर लेती है और काफी लंबे समय तक अवशोषण को बनाए रखती है, जिससे कि पौधे को लंबे समय तक नमी मिलती रहे। इससे मिट्टी के सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति भी हो जाती है। अगर गोबर की खाद का प्रयोग करें तो उसमें जो जरूरी चीजें होती है वो सारी उनकी पूर्ति भी हो जाती है, क्योंकि ये जीवाश्म से बनी होती है, जीव जंतुओं के अवशेष से बनी होती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्र। यानी कि पोषक तत्व होते हैं, इनकी पूर्ति के लिए फसल चक्र का भी प्रयोग करते हैं। और ये फसल चक्र क्या होता है, ये फसल चक्र है अलग अलग फसलों को बोना। जैसे मान लीजिए अब की बार हम गेहूं की बिजाई कर रहे हैं, तो अगले साल इसी गेहूं के समय हम चने की बिजाई करें उस जमीन में, अगली बार फिर गेहूं की करें, फिर चने करें, ऐसे बदल बदल के अगर हम करते हैं तो फिर उसको फसल चक्र कहते हैं। यानी कि फसलें जो बदल बदल के, अदला बदली करके फसलों को बोना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में उगाते थे। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता है। नाइट्रोजन की बात आई है। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। तो यूरिया जो होती है, इसमें ये एक नाइट्रोजन उर्वरक है। क्वेश्चन भी आता है, और आगे भी आप जब बड़े होते जाओगे, बड़ी कक्षाओं में जाओगे, तब भी ये क्वेश्चन आपको सीखना ही पड़ेगा। इसका पता आपको होना चाहिए कि कौन सी गैस है जो पौधों की वृद्धि में सहायक है, तो वो नाइट्रोजन गैस है। यूरिया एक नाइट्रोजन उर्वरक है। और अगर आप बात करें, आपके खाने पीने की जो वस्तुएं आती हैं पैकेट बंद, जैसे कुरकुरे, चिप्स वगैरह या दूसरी चीजें इस तरह की आती हैं, तो उनके अंदर भी जो गैस भरी होती है वो कौन सी गैस होती है, वो भी एक नाइट्रोजन गैस होती है। और ये नाइट्रोजन गैस जो है वो अक्रिय होती है, यानी कि ये दूसरी गैसों के साथ जो है हमारे वायुमंडल में जो दूसरी गैसें हैं उनके साथ उस भोजन को जो पैकेट में बंद है उसको क्रिया नहीं करने देती, जिसकी वजह से वो जल्दी खराब नहीं होता। अगर आप चिप्स कुरकुरे को खुले वातावरण में छोड़ देंगे तो वो जल्दी ही खराब हो जाएगा, लेकिन पैकेट बंद में वो कई महीनों तक खराब नहीं होता। उसका कारण यही है कि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस है, और नाइट्रोजन गैस जो है अक्रिय गैस है, वो दूसरी चीजों के साथ उसको रासायनिक अभिक्रिया उस पदार्थ को नहीं करने देती। पहले उत्तर भारत में
किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे, दूसरे में गेहूं उगाते थे। तो इससे क्या होता है कि जो मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूर्ण होता रहता है, यानी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा जो बनी रहती है। किसानों को इस पद्धति अपनाने के लिए यह पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया है एक तरह का, और ये बैक्टीरिया जो है वो जो फलीदार पौधे होते हैं ना, उन पौधों की जड़ों की जो ग्रंथिकाएं होती हैं उन ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण जो है वो राइजोबियम बैक्टीरिया करते हैं। अब देखिए इसमें हम पढ़ने वाले हैं उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। उर्वरक क्या होते हैं, खाद क्या होती है, उनके अंदर जो है अंतर बताया गया है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक क्या है, एक मानव निर्मित लवण है। और खाद क्या है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। यानी पेड़ पौधों के और गोबर आदि के जो अवशेष होते हैं इनके विघटन जब होता है, यानी कि ये जब नष्ट होते हैं तो उसके नष्ट होने से खाद का निर्माण होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक जो होता है वो केमिकल फैक्ट्रियों में तैयार होता है, और खाद जो है वो खेत में या कहीं घर में कहीं जगह पर बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती, जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है, जो कि वृद्धि में सहायक है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। उर्वरक जो होते हैं उनके अंदर ये चीजें केमिकल के तौर पर होती हैं, केमिकल के तौर पर ये चीजें नाइट्रोजन वगैरह अत्यधिक मात्रा में होती हैं, जबकि खाद में ये कम होती हैं। होती तो हैं लेकिन उसकी मात्रा में, यानी इसकी उर्वरकों की बजाय खाद में ये मात्रा कम होती है। सारणी 1.1, ये उपरोक्त जो सारणी देखिए 1.1 है, इसमें और खाद के बीच में, इसमें उर्वरक और खाद के बीच में अंतर बताए गए हैं। आप भी अंतर देखिए, समझिए इनको और अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। खाद के लाभ, अब खाद डालते हैं उसके कुछ लाभ हैं। उर्वरक के नुकसान तो हमने पढ़ लिए हैं, खाद के लाभ पढ़ेंगे। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? जैविक खाद कौन सी है? जो गोबर आदि से बनती है वो खाद। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। मिट्टी जो ज्यादा समय तक जल को धारण किए वो रखेगी, जो कि पौधे की वृद्धि के लिए जरूरी है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मिट्टी क्या होती है, खाद जब मिली होगी तो वो मिट्टी थोड़ी सी नरम रहती है और उससे उसके अंदर जो है नाइट्रोजन गैस का आदान प्रदान सही से हो पाएगा, और जो कि पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। मित्र जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, जो लाभदायक बैक्टीरिया, उनकी संख्या बढ़ती है, जो कि फसल को फायदा पहुंचाते हैं। और चौथा जो है, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन में सुधार आता है। सुधार आएगा, मिट्टी का गठन भी सुधार आएगा। तो ये जो है फायदे हैं खाद के, तो इसलिए हमें खाद का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, उर्वरक का प्रयोग जो है वो कम करना चाहिए, क्योंकि उर्वरक जो है वो बहुत सारा हमारे वातावरण को भी खराब करते हैं, जल के प्रदूषक है। क्योंकि ये जो जहां बने होते हैं ना, जिनकी फैक्ट्रियां, इन केमिकल फैक्ट्रियां जो है वो नदी नालों के किनारे होती है, और जब इनका निर्माण किया जाता है तब भी पानी का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो पानी नष्ट होता है। और जब इनके जो अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं, गंदी चीजें बचती हैं, जो कूड़ा करकट होता है इसका, केमिकल का, वो भी नदी नालों में बहा दिया जाता है, जिससे वो जल के प्रदूषक हो जाते हैं। तो ये जो है वो जल के लिए भी और मिट्टी के लिए, दोनों के लिए ही प्रदूषक के रूप में है। तो इसलिए हमें इनका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। आप लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।